आज जीव विज्ञान के टॉपिक में पेड़ पौधे और उनके भागों के विषय में, उनके पार्ट के विषय में चर्चा करेंगे। वैसे तो इस टॉपिक से ढेर सारे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में, लेकिन यहाँ पर यह समझना उचित होगा कि प्रश्न कैसे बनते हैं और पेड़ पौधों के किस भाग को किस नाम से जाना जाता है और आपके एग्जाम में कैसे कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये सभी वनडे एग्जाम से लेकर के सभी मेडिकल संबंधित एग्जाम्स जो होते हैं उनमें पूछे जाते हैं। यूपी टेट, सुपर टेट आज सभी एग्जामों में ऐसे प्रश्न पूछे जाते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। पेड़ पौधे, तना, जड़ें और पत्ती। पेड़ पौधे के ही ये भाग हैं। तना पेड़ पौधों में ही पाया जाता है, जड़ें ये भी उसी में होती हैं और पत्तियां भी उसी में होती हैं। पेड़ को अंग्रेजी में ट्री कहते हैं, पौधे को प्लांट कहते हैं, तना को स्टेम कहते हैं और जड़ें को रूट कहते हैं, पत्ती को लीफ कहते हैं। तो इस प्रकार इनको अंग्रेजी में कहते हैं। अब सबसे पहले हम ये बताते हैं पेड़ और पौधों में क्या अंतर होता है। कॉमनली भाषा में हम ये जानते हैं ट्री उन्हें कहते हैं जो बड़े पेड़ हों, जो बड़े पौधे हों वो ट्री होते हैं। छोटे पौधे जो होते हैं उन्हें पौधे कहते हैं। लेकिन और हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं कैसे आप लोग पहचानेंगे कि ट्री है और ये प्लांट है। ट्री वो होता है जो बहुवर्षीय होता है। बहुवर्षीय अर्थात जिनका जीवन एक वर्ष में नहीं कंप्लीट होता, जन्म से लेकर के और मृत्यु तक ये कई सालों तक जिंदा रहते हैं, ऐसे पेड़ होते हैं। अधिकतर पेड़ बहुवर्षीय होते हैं और पौधे जो होते हैं ये बहुवर्षीय नहीं, 2-4 साल या फिर 2 साल या 1 साल ही जिंदा रहते हैं। तो पौधे ये होते हैं। और पेड़ में एक खासियत ये भी होती है कि पेड़ों की जो आंतरिक भाग होता है, काष्ठी भाग, लकड़ी वाला भाग, ये ज्यादा मजबूत होता है। इनके ऊतक, इनकी कोशिकाएं ज्यादा मजबूत होती हैं। और पौधे जो होते हैं ये कमजोर तना वाले होते हैं, पत्तियां भी इनकी कमजोर होती हैं और जड़ें भी ज्यादा मजबूत नहीं होती हैं। जैसे उदाहरण कहा जाए तो पेड़ में आप कह सकते हैं जैसे आम का पेड़ है, आम है, पीपल है, ये पेड़ में गिने जाएंगे, पौधे नहीं गिने जाएंगे। और पौधों की बात की जाए, पौधों में छोटे पौधे आते हैं जैसे धान का पौधा, गेहूं का पौधा या फिर टमाटर, ऐसे पौधे जो छोटे होते हैं ये पौधे कहे जाते हैं, जिनकी नर्सरी बनाई जा सकती है। पेड़ बड़े होते हैं और ज्यादा वर्ष तक जिंदा रहते हैं, पौधे कम वर्ष तक जिंदा रहते हैं। अब हम पेड़ पौधे में क्या समानता होती है इसके विषय में आपको बताने की कोशिश करते हैं। मान लेते हैं एक पेड़ है या ट्री जिसे कहेंगे,
तो कुछ ऐसा बना होगा। कुछ इस प्रकार सा बना होना चाहिए। और ऊपर ये शाखा जा करके इसमें फिर पत्तियां होती हैं। ऐसे कुछ संरचना पेड़ का कुछ हिस्सा होता है। तो इस प्रकार कुछ पेड़ होते हैं। तो इसमें से किस भाग को क्या कहते हैं, या आपके एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है, ये हम आपको बताने की कोशिश करते हैं। तो ये जो जमीन के अंदर वाला हिस्सा होता है, इसको हम रूट कहेंगे। रूट या जड़ें। जमीन के ऊपर से निकला हुआ वायवीय भाग जो होता है, इसको हम तना कहते हैं। तना या स्टेम कहते हैं। और ये सबसे ऊपर जो भाग होता है, हरा वाला भाग, इसको हम लीफ कहते हैं। लीफ, यहीं पर शाखाएं होती हैं और ये लीफ के पास ही फल भी लगते हैं और कलियां लगती हैं, फूल लगते हैं। तो ये फूल फल की विशेषता जो है वो अगले चैप्टर में पढ़ाएंगे। अभी केवल इतना ही। तो यहाँ पर प्रश्न कैसे एग्जाम में बनते हैं, तो सबसे पहले लीफ की बात करते हैं। लीफ की बात करते हैं। पत्तियां जो होती हैं ये हरे रंग की होती हैं। अधिकतर पत्तियां हरे रंग की होती हैं। हरे रंग की होती हैं। और ये हरा रंग किस वजह से होता है? क्लोरोफिल की वजह से। क्लोरोफिल की वजह से। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है, पेड़ पौधों की पत्तियां हरे किसकी वजह से होते हैं? तो क्लोरोफिल एक वर्णक होता है। क्लोरोफिल वर्णक की वजह से पेड़ पौधों की पत्तियां हरी होती हैं। और ये पूछा जाता है कि पेड़ पौधे वैसे तो आप लोग जानते होंगे कि पेड़ पौधे स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी होते हैं। स्वपोषी का मतलब ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। तो पत्तियों की बात की जाए तो पेड़ पौधे पत्तियों के माध्यम से एक प्रक्रिया होती है, रासायनिक प्रक्रिया, जिसको हम प्रकाश संश्लेषण कहते हैं। प्रकाश संश्लेषण। संश्लेषण इस प्रक्रिया से, या फिर इसको हम फोटोसिंथेसिस कहते हैं। इस प्रक्रिया से के माध्यम से ये अपना भोजन स्वयं बनाते हैं। प्रकाश संश्लेषण क्रिया जो होती है, इसके लिए क्या क्या आवश्यक होते हैं? सबसे पहले तो क्लोरोफिल चाहिए प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए। इसके बाद जल चाहिए। जल के बाद O2 चाहिए, ऑक्सीजन। और इसके बाद प्रकाश, सूर्य का प्रकाश। ये चार चीजें प्रकाश संश्लेषण के लिए बहुत आवश्यक होती हैं। क्लोरोफिल, जल, O2 और सूर्य का प्रकाश। O2 गैस या फिर CO2 गैस। CO2 गैस ज्यादा महत्वपूर्ण होती है प्रकाश संश्लेषण के लिए। और O2 भी, क्योंकि वायुमंडल में CO2 गैस भी है और O2 गैस भी है, नाइट्रोजन गैस भी है। तो ये सभी मिश्रित रूप में पाई जाती हैं। तो मुख्य रूप से CO2 गैस
और जल और क्लोरोफिल और सूर्य का प्रकाश, ये 4 चीज आवश्यक होती हैं प्रकाश संश्लेषण के लिए। तो प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया में पत्तियों में स्टार्च का निर्माण होता है। पत्तियों में स्टार्च या फिर इसको हम मंड कहेंगे का निर्माण होता है। स्टार्च का निर्माण या मंड का निर्माण होता है। ये एक प्रकार का कार्बोहाइड्रेट होता है जो पत्तियों में स्टोरेज होता है, और यही स्टार्च यही मंड जो होता है पत्तियों से पूरे पौधे में पहुंचता है। पत्तियों में संचित होता है प्रकाश संश्लेषण क्रिया के द्वारा। इसके बाद यही स्टार्च या फिर मंड जो होता है पूरे पौधे में, पौधे के प्रत्येक भाग तक, चाहे वो फूल हो, चाहे वो फल हो, चाहे तना हो और जड़ें, प्रत्येक भाग तक यही स्टार्च या मंड उसमें पहुंचता है, जिससे पौधों की ग्रोथ होती है और पौधों को पोषण मिलता है। तो यही प्रक्रिया की वजह से पौधों को स्वपोषी कहा जाता है। तो यहाँ पर एक चीज और बताने वाली बात यह है, ये आप लोग आसानी समझ गए होंगे कि पेड़ पौधों में ये पत्तियां होती हैं, पत्तियां हरे रंग की होती हैं। किसके वजह से? क्लोरोफिल की वजह से। इसमें क्लोरोफिल एक वर्णक होता है जिसकी वजह से पत्तियों का रंग हरा होता है। ये पत्तियां हरी होती है क्लोरोफिल की वजह से, और पत्तियों में ही प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया के लिए क्लोरोफिल, जल और CO2 और सूर्य का प्रकाश ये आवश्यक होता है। ये सब उपस्थित होने के बाद एक रासायनिक प्रक्रिया के द्वारा पत्तियों में स्टार्च या मंड बनता है, और यही मंड जो होता है पौधों का पोषण होता है। तो मेरे समझ से आप लोग ये समझ गए होंगे। अब हम आपको एक प्रक्रिया और बताते हैं कि ये स्टार्च और मंड जो पत्तियों में बनता है और ये पौधों के जड़ों तक या फिर ऊपर बना हुआ पौधों के जड़े तक कैसे पहुंचता है। प्रश्न आपका एग्जाम में ऐसे पूछा जाता है, ये जो पत्तियों में बना हुआ स्टार्च है या मंड है ये जड़ों तक कैसे पहुंचता है। तो इसमें भी एक प्रक्रिया होती है जिस प्रक्रिया को हम परासरण प्रक्रिया कहते हैं। परासरण या फिर इसको हम ऑस्मोसिस कहते हैं। ऑस्मोसिस या परासरण प्रक्रिया या ऑस्मोसिस या परासरण प्रक्रिया, इस प्रक्रिया में पत्तियों में बना हुआ भोजन जो है ये जड़ों तक पहुंचता है। अब आप लोगों को ये नहीं समझ में आएगा ये प्रक्रिया क्या है, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। ऑस्मोसिस एक ऐसी प्रक्रिया है जिसके माध्यम से अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर कोई मटेरियल मूव करता है। अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर कोई मटेरियल मूव करता है। जैसे हमारा ये पेड़ या पौधा जो है कोशिकाओं से मिलकर के बना होता है। सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं। आप लोग समझने की कोशिश करिए, सभी कोशिकाएं आपस में जुड़ी होती हैं और सभी कोशिकाओं में एक प्रकार की परत होती है जिस परत को सेल मेम्ब्रेन कहते हैं। यह सेल मेम्ब्रेन जो होती है, परत जो होती है वो अर्धपारगम्य होती है। क्या होती है? अर्धपारगम्य। अर्धपारगम्य या फिर अंग्रेजी में इसे हम सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन कहते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन।
अर्ध पारगम्य झिल्ली, ऐसी झिल्ली जिसमें से कुछ मटेरियल आसानी से आर पार हो सकता है, ऐसी झिल्ली को अर्ध पारगम्य झिल्ली कहते हैं। तो ये अर्ध पारगम्य झिल्ली होती है और ऑस्मोस परासरण प्रक्रिया में अधिक सांद्र से कम सांद्र की ओर कोई विलयन मूव करता है। तो जिस मान लिया जाए इस वाली कोशिका में स्टार्च का निर्माण हुआ, यहाँ ये पत्ती की कोशिका है, यहाँ पर स्टार्च का निर्माण हुआ। जब स्टार्च यहाँ पे बन गया तो ये इस कोशिका का जो जीव द्रव्य है वो अधिक सांद्रता वाला हो गया। अधिक सांद्रता होने की वजह से ये परमिएबल मेम्ब्रेन के माध्यम से अगली कोशिका में अपने आप पहुंच जाएगा, और जब इसमें पहुंचेगा तो इसमें भी सांद्रता अधिक हो जाएगी। इसके बाद फिर इसमें और इसमें अधिक हो जाएगी, तो इसमें और इस प्रक्रिया के माध्यम से इस प्रकार से एक कोशिका से दूसरी से तीसरी कोशिका में होते हुए प्लांट के पूरे कोशिकाओं में सभी भाग में स्टार्च पहुंच जाता है। तो यह प्रक्रिया है परासरण या ऑस्मोसिस। इसमें ये कोशिकाएं जो होती हैं ये पौधों के प्रत्येक भाग में होती हैं। इन कोशिकाओं को क्या कहते हैं? इसमें दो प्रकार के ऊतक होते हैं तना वाले भाग में। तना वाले भाग में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक होता है पोषवाह या फिर इसको हम फ्लोएम कहेंगे। फ्लोएम। एक दूसरा होता है जाइलम, जिसको हम दारू कहते हैं। तो ये तने वाले भाग में, पौधे के तने वाले भाग में दो प्रकार के ऊतक होते हैं। एक को हम पोषवाह या फ्लोएम कहते हैं, दूसरे को दारू या जाइलम कहते हैं। तो यहाँ पे प्रश्न आपका एग्जाम में पूछा जाता है कि तना का कौन सा भाग है जिसके माध्यम से पत्तियों में बना हुआ स्टार्च, तना का वो कौन सा भाग है जिसके माध्यम में पत्तियों में बना हुआ स्टार्च जड़ों तक पहुंचता है, जिसकी सहायता से। तो ये है पोषवाह या फ्लोएम, जिसको हम फ्लोएम या पोषवाह कहते हैं। पोषवाह, पोष से होता है पोषक तत्व। ऐसा भाग, ऐसा ऊतक जिसके माध्यम से पत्तियों में बना हुआ स्टार्च, प्रकाश संश्लेषण क्रिया से पत्तियों में बना हुआ स्टार्च पोषवाह के माध्यम से पौधे के प्रत्येक भाग तक और जड़ों तक पहुंचता है, गुरुत्वाकर्षण के विपरीत। तो ये आप लोगों को याद रखना है, पत्तियों में बना हुआ स्टार्च जड़ों तक किस ऊतक के माध्यम से पहुंचता है तो उसको हम पोषवाह या फ्लोएम कहते हैं। यहाँ पर एक ऊतक का और हम नाम लिए हैं जिसको हम जाइलम या दारू कहते हैं। यहाँ पर ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि वो कौन सा तना का वो कौन सा ऊतक है या तना का वो कौन सा भाग है जिसके माध्यम से जमीन के अंदर से जल या खनिज तत्व जो भी हम पेड़ पौधों को खाद देते हैं या फिर जमीन के अंदर जो भी खनिज मिनरल्स एलिमेंट्स पाए जाते हैं, वाटर्स होते हैं, ये किसके माध्यम से जड़ों से होते हुए पौधे के प्रत्येक भाग तक पहुंचता है। तो ये ऊतक को हम दारू कहते हैं, दारू या जाइलम कहते हैं। जाइलम भाग से याद रखिएगा आप लोग, पोषवाह भाग से पत्तियों में बना हुआ फूड मटेरियल जड़ों तक पहुंचता है और दारू भाग या जाइलम भाग से जल और खनिज तत्व जड़ों से होते हुए पौधों की पत्तियां और पौधे के प्रत्येक पार्ट तक पहुंच जाता है। तो ये दोनों एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है, आप लोग याद रखेंगे। तो इस प्रकार से ये तना के कुछ दो भाग हैं, आपको ये बताया गया, जिसमें से खनिज तत्व और पोषक तत्वों का आदान प्रदान होता है
और ये पत्तियां जो होती हैं, पत्तियों में प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है जिससे स्टार्च बनता है। अब इसके बाद हम आपको आगे कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। अब आप लोग इसको लिख सकते हैं या फिर स्क्रीनशॉट ले लीजिए। आशा करते हैं कि आप लोग लिख लिए होंगे। इसके बाद प्रश्न ये बनता है, ये जड़ें जो होती हैं, जड़ें कितने प्रकार की होती हैं, जड़ें क्या हैं? तो हम अब जड़ों के विषय में बात करेंगे। जड़ को हम रूट कहते हैं। जड़ को हम रूट कहते हैं। ये जड़ें कई प्रकार की होती हैं। पेड़ हैं, बड़े पेड़ हैं तो उसमें मूसला जड़ होती है, मूसला जड़। इसके अलावा झखड़ा जड़ होती है, झखड़ा जड़। और कुछ जड़ें ऐसी होती हैं जो सहायता प्रदान करने वाली होती हैं। तो मुख्य रूप से मूसला जड़ ऐसी जड़ें जो पेड़ को मजबूती से जमीन में स्थिर रखें या पकड़े रहें, ये जड़ें मूसला जड़ होती हैं। ये अधिकतर बड़े पौधों पेड़ों में होती हैं। झखड़ा जड़ें ऐसी जड़ी होती हैं, एडवांटेज रूट इन्हें कहते हैं। ऐसी जड़ें जो पेड़ पौधों को सपोर्ट प्रदान करती हैं। जिस प्रकार से मान लेते हैं ये तना है, तो जो सीधा जड़ होती है, तो ये जड़ जो होती है ये मूसला जड़ हो गई, मूसला जड़। लेकिन जो ऐसी ऐसी जड़ें निकल जाती हैं और सहारा प्रदान करती हैं कि पेड़ गिरने न पाए, तो ये होती हैं झखड़ा जड़ें। झखड़ा जड़ें बिखरी हुई होती हैं और मूसला जड़ सीधा जाती है जमीन के अंदर। तो ये झखड़ा मूसला जड़ होती है और ये झखड़ा जड़ होती हैं। अब हम आपको बताएं कि ये जड़ों का मतलब कितने प्रकार के ऐसे प्रश्न जड़ों से पूछे जाते हैं। जड़ कुछ ऐसे होती हैं जैसे पूछा जाता है एग्जाम में कि गाजर या फिर मूली या फिर सलजम या फिर चुकंदर, आप लोग इनका सबका नाम जानते होंगे। मूली, गाजर और मूली, सलजम और चुकंदर, ये ऐसी जड़ें हैं। वैसे देखा जाए तो ये मूसला जड़ का रूप होती हैं, लेकिन इनकी बनावट के आधार पर गाजर जो है, गाजर और मूली ये तुर्क रूप होती हैं, तुर्क रूपी जड़ें, क्योंकि इनकी बनावट कुछ ऐसे होती है, इसलिए ये तुर्क रूपी जड़ें बोली जाती हैं। सलजम जो है, चुकंदर जो है, ये जड़ें कुछ ऐसी बनी होती हैं। तो इन जड़ों को घड़ानुमा जड़ें कहते हैं या बल्ब नुमा जड़ें कहते हैं। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है कि गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है। तो यहाँ तो आप लोग समझ में आ गया होगा कि ये जड़ें हैं जिनको हम खाते हैं। गाजर का कौन सा भाग खाया जाता है,
जड़ खाया जाता है। मूली का कौन सा भाग खाया जाता है? जड़ खाया जाता है। सलजम का भी और चुकंदर का भी ये जड़ भाग है जिसको खाया जाता है। ऐसा भाग जो जमीन के अंदर हो, पेड़ का या प्लांट का ऐसा भाग जो जमीन के अंदर हो, मांसल रूप ले ले, वो खाने योग्य भाग कहलाता है, ये जड़ कहलाता है। इसके बाद यहाँ से प्रश्न ये पूछा जाता है कभी कभी कि स्वीट पोटैटो आप लोग समझ रहे होंगे, जिसको हम शकरकंद कहते हैं। शकरकंद जो होता है, स्वीट पोटैटो, ये क्या है? जड़ है कि तना है? तो यहाँ पे आप लोग कंफ्यूज नहीं होइएगा। स्वीट पोटैटो भी जड़ है। तो यहाँ पे प्रश्न बनता है शकरकंद का कौन सा भाग खाया जाता है? तो शकरकंद का भी जड़ भाग होता है जिसको खाया जाता है। यहाँ पे हम और उदाहरण दे रहे हैं। जैसे आलू पूछ लिया जाता है, आलू, पोटैटो का कौन सा भाग खाया जाता है? आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तो यहाँ पे आलू का तना भाग खाया जाता है। आप लोग को ये आश्चर्य होता होगा क्योंकि शकरकंद भी जमीन के अंदर होता है, गाजर भी, मूली भी, सलजम, चुकंदर ये भी जमीन के अंदर होते हैं, और आलू भी जमीन के अंदर होता है। लेकिन यहाँ पे आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। तना कई प्रकार के होते हैं। एक तना ये होता है जो जमीन के बाहर होता है, तो वायवीय तना कहलाता है। और कुछ तने ऐसे होते हैं पौधे का वो भाग जो जमीन के अंदर भी होते हैं, उसको हम भूमिगत तना कहते हैं। क्या कहते हैं? भूमिगत तना। भूमिगत तना कहते हैं। आलू का कौन सा भाग खाया जाता है? तना खाया जाता है। अब ये हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं कि तना कैसे, ये जड़ क्यों नहीं है, ये जड़ क्यों नहीं है, इसे तना क्यों कहेंगे, आलू को हम तना क्यों कहते हैं। आप लोग गौर करिए, जो किसान घर के बच्चे होंगे वो लोग बात को भी समझ रहे होंगे। मान लेते हैं ये कोई पेड़ है और पेड़ का ये जड़ वाला हिस्सा है, जमीन के अंदर जो है वो जड़ वाला हिस्सा है। तो जो किसान घर के बच्चे होंगे वो समझ रहे होंगे कि आलू जो होता है जड़ में कुछ ऐसे लगा होता है, जड़ में कुछ ऐसे लगते हैं, ये आलू होते हैं, जड़ में ये कुछ ऐसे लगे होते हैं। तो ये इस प्रकार का होता है, इसलिए ये तना कहलाता है। और शकरकंद की बात की जाए तो शकरकंद जो होता है वो इस रूप में होता है, जड़ का ही भाग फूल आता है, जड़ का ही भाग फूल आता है। तो ये शकरकंद का रूप ले लेता है जिसको हम स्वीट पोटैटो कहते हैं। तो इसलिए ये जड़ है, लेकिन ये जड़ से निकला हुआ भाग होता है, इसलिए आलू है। एक उदाहरण और हम आपको बताते हैं जिसको हम मूंगफली कहते हैं। मूंगफली ये भी भूमिगत तना है। भूमिगत तना, मूंगफली का कौन सा भाग खाया जाता है? भूमिगत तना इसे कहते हैं। ये भी आलू के जैसे ही जमीन के अंदर मूंगफली भी ऐसे ऐसे लगते हैं, जमीन के अंदर मूंगफली कुछ ऐसे ऐसे लगती हैं, जड़ से ही निकल करके ऐसे लगती हैं, इसलिए भूमिगत तना कहलाता है। तो मूंगफली और आलू ये तना भाग खाया जाता है जो जमीन के अंदर होते हैं। और शकरकंद जो होता है ये जड़ होता है। सलजम, गाजर, चुकंदर जो होता है ये जड़ खाया जाता है। हम समझ रहे होंगे कि आप लोग समझ गए होंगे। मेरे अनुसार आप लोगों के बात को भी समझ में आ गया होगा कि जड़ और तना में क्या अंतर होता है, कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं आपके एग्जाम में।
ताना के विषय में हम आपको और कुछ बताने की कोशिश कर रहे हैं। ताना के विषय में और कुछ आपके एग्जाम में जो आते हैं हम बताने की कोशिश कर रहे हैं। ताना कितने प्रकार के होते हैं। स्टेम ताना कितने प्रकार के होते हैं। ताना के प्रकार देखा जाए तो एक होता है बल्ब, जिसको हम कंद कहेंगे। दूसरा होता है सलकंद। तीसरा होता है प्रकंद। बल्ब जिसको हम कंद बोलते हैं, सलकंद, एक प्रकंद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं राइजोम। बल्ब, ये बल्ब कहते हैं इसे। इसको हम सलकंद, इसको ट्यूबर कहेंगे। तो इस प्रकार से ये 3 प्रकार के हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं। बल्ब में जो है ये कंद प्रकार का जो होता है, इसमें आपको आलू आएगा, आलू, प्याज और लहसुन। प्रकंद में आएगा हल्दी, अदरक, एक होता है धनकंद, इसमें आता है अरुई, बंडा, ये खाने वाले बाग सब्जी हैं। और इसी में केला भी आएगा, केला का जड़ जो होता है, जो लगाया जाता है। सलकंद जो होता है इसमें होता है आलू, सॉरी, और आलू, मूंगफली। इस प्रकार बल्ब जो होता है, प्याज और लहसुन, प्याज लहसुन को आप लोग देखते होंगे, इनकी बनावट कुछ ऐसे होती है, बल्ब नुमा संरचना। इसलिए इसको बल्ब कहा जाता है। ऐसे कुछ बनावट होती है प्याज की। इसी प्रकार से लहसुन भी होता है। बल्ब नुमा संरचना होने की वजह से इसे बल्ब कहते हैं। प्याज और लहसुन। सलकंद ट्यूबर जो होता है, इसमें आलू होता है और मूंगफली आता है। प्रकंद राइजोम, जिसमें हल्दी अदरक आता है। धनकंद ये अरुई, बंडा और केला होते हैं। तो ये कुछ स्टेम के प्रकार हैं। ताना इतने प्रकार का मुख्य रूप से होता है। तो यहाँ पर एग्जाम में आपके प्रश्न पूछे जाते हैं कि हल्दी का कौन सा भाग खाया जाता है, तो जड़ नहीं है, आप लोग यहाँ से समझेंगे। ये प्रकंद है। अदरक का कौन सा भाग खाया जाता है, प्रकंद है। अरुई और बंडा, केला, ये नीचे वाला जमीन का जो लगाया जाता है। केला का वैसे तो ऊपर वाला भाग खाया जाता है, ये लगाया जाता है नीचे वाला भाग जो होता है। तो इस प्रकार से एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये सभी ताना का भाग है, ना कि जड़ है। आप लोग यहाँ पर ध्यान देंगे। तो पेड़ पौधे
तना, जड़ें और पत्ती का जो कार्य होता है, ये हम आपको इस चैप्टर में बताए हैं। अब अगले चैप्टर में फल फूल के विषय में चर्चा करेंगे। आज बस इतना ही।